अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम मौजूद है मौसीकी स्टेशन में और आज मेरे साथ मेरे बहुत पुराने दोस्त अरीब खान हैं। और इनका अगर म्यूज़िक कैरियर की बात करें तो इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था एज अ गिटारिस्ट, एज अ वोकलिस्ट। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपना बैंड बनाया जो कि स्पार्क्स दी बैंड के नाम से इनका काफ़ी बड़ा बैंड था जिनमें 4 या 5 मेंबर्स थे। फिर उन्होंने स्टार्ट किया, फिर वो बैंड टूटा। फिर उसके बाद अरीब खान जो है अब अपना एज अ म्यूज़िक टीचर लेके चले अपनी लाइफ को, फिर एज अ म्यूज़िक कंपोज़र लेके चले। अब वो प्रॉपर अपना स्टूडियो और मौसीकी स्टेशन पे हम मौजूद हैं अरीब खान के साथ। तो अरीब भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है एंड थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन मैन। अच्छा, मुझे इतना अच्छा देना नहीं आता। नहीं, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन था, थैंक यू सो मच यार, हम भी नए नए होस्ट बने। वेरी नाइस मैन, वेरी अच्छा, नाइस। अरीब खान के अगर मैं थोड़ा सा बताऊं कि म्यूज़िक जो है इन्होंने अपने, पता नहीं, मुझे एक बात पूछनी थी, एक सवाल है कि म्यूज़िक को बचपन से प्रोफेशन समझा था या शौकिया स्टार्ट किया था? नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मुझे तो ऐसे फुटबॉलर बनना था एट द टिल द एज ऑफ माई आई गेस 17 और 18। मुझे फुटबॉलर ही बनना था। फुटबॉल खेलता था, बहुत अच्छा खेलता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी खेला और फिर सिंध के लिए भी एक दफ़ा खेलने को मौका मिला। अच्छा, तो फुटबॉलर बनना था लेकिन इवेंचुअली इट टर्न्स इनटू म्यूज़िक। दोनों ही फील्ड जो चूज़ करी थी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, फुटबॉल भी वो चूज़ करी थी जिसमें फुटबॉल पाकिस्तान में स्कोप नहीं। म्यूज़िक भी चूज़ करी, उसमें थोड़ा बहुत स्कोप है। बिल्कुल ऐसा ही है। फुटबॉल छोड़ने का यही रीज़न था कि कुछ स्कोप नज़र नहीं आ रहा था और टाइम टेकिंग बहुत था, लेकिन काफ़ी मज़ा आया, अच्छी लाइफ थी और अभी भी बहुत मिस करता हूँ उस लाइफ को। मौसीकी स्टेशन नाम क्यों, मतलब मौसीकी क्यों? मौसीकी स्टेशन इसलिए रखा कि एक तो मुझे अपनी लैंग्वेज प्रमोट करनी थी। म्यूज़िक इज़ कॉल्ड मौसीकी इन उर्दू लैंग्वेज। स्टेशन ऐसी लगा स्टेशन मतलब सही है, स्टेशन वेयर यू कम काम एंड काम गेट करो और एनीथिंग जाओ। यू वांट, टिकट टू एनीथिंग यू वांट। हाँ, बेस्ट हो गया, मतलब आप पेरिस भी जा सकते हो। अच्छा, अब बैंड कल्चर थोड़ा सा मतलब बताएं स्पार्क्स के बारे में। मुझे जहाँ तक याद है कि स्पार्क दी बैंड जो आपका था, मेरा उसके साथ थोड़ा बहुत मैंने काम किया। आपने आपके किया है साथ। हमारे साथ। सही है, थोड़ा बहुत कॉन्सर्ट्स में भी मैं गया हूँ। क्या थी जर्नी, वो क्या जर्नी थी, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? स्पार्क्स की जर्नी बहुत ही अच्छी थी। मेरे सारे बेस्टीज थे उसमें और हम लोग सोना खेलना सब कुछ साथ होता था, हर वक्त साथ होते थे, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। लेकिन तोड़ने की वजह ये बनी कि आई वांटेड टू ग्रो एंड आई वांटेड टू लर्न, बट मेरे जो बाकी बैंड मेंबर्स थे वो इस बात को ज़रा सीरियसली नहीं लेते थे। वो एज अ शौकिया लेके वो एज अ शौकिया ले रहे थे, हाँ वो भी थोड़ा सीरियस थे। आई वुड नॉट से कि वो सीरियस नहीं थे, बट वो एज अ लर्निंग पे बिलीव नहीं रख रहे थे। और उन लोग का ये मानना था कि हम लोग को अच्छी रिकग्निशन मिल रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, देन वाई टू लर्न। हमें शोज़ भी मिल रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं, क्या ज़रूरत है? फेम भी मिल रहे हैं, कि सब कुछ मिल रहा है, तो फिर क्या ज़रूरत है सीखने की? बट आई वॉज विद सम अदर विजन। सो आई डिसाइडेड टू लीव द बैंड। फिर मेरे छोड़ने के बाद भी कुछ टाइम चला है वो बैंड, मतलब 1-2 महीने चला है, फिर वो दे ऑल डिसअपीयर इवेंचुअली। अच्छा, एज अ लीड वोकलिस्ट आपने काम किया ना? एज अ लीड वोकलिस्ट एंड लीड गिटारिस्ट। तो अच्छा, एक चीज़ है, चले बैंड टूट गया तो ये अक्सर मतलब क्यों ये कल्चर बनता जा रहा है? पहले से ही हम 90s से स्टार्ट करते हैं, बड़े बड़े बैंड बने लेकिन वो फिर बीच में आते आते टूट गए या फिर वो दोबारा रीयूनाइट हो जाते हैं। जैसे हम जुनून की बात करें, जुनून आया, फिर उमैर जसवाल के बैंड की बात करें, तो ये क्या ये कल्चर है बेसिकली, बैंड बनना, तोड़ना, फिर बनना, फिर लेके चलना? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बैंड चलने के लिए जो ना सब एक ऐसी चीज़ है कि बहुत बड़ी कमिटमेंट है। समझें कि आपने किसी से शादी कर ली, जैसे शादी एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है, वैसे किसी के साथ बैंड अप करना भी एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है। और उसके लिए फिर यही है कि अगर आपके दिमाग नहीं मिलते, जो कि 99.999% आई वुड से दिस इज़ द रीज़न वाई बैंड गेट सेपरेटेड। क्योंकि आपको शोज़ करना है, आपको साथ रहना, और कहीं ना कहीं क्लैश हो ही जाता है, क्योंकि डिफरेंट माइंडसेट्स हैं, डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, डिफरेंट सोच होती है लोगों की, तो कहीं ना कहीं टूट जाता है। और हमारे पाकिस्तान में तो इतने इश्यूज़ होते हैं, शोज़ बहुत कम हैं, ये सब चीज़ें, तो बहुत चांसेस हैं कि आपका बैंड टूटेगा। और रीज़न यही होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, दैट्स इट। म्यूज़िक के बारे में क्या ख्याल है? पाकिस्तान में किस तरह ग्रो कर रहा है, क्या है मतलब इन फ्यूचर क्या देखते हैं म्यूज़िक का? मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री
is one of the best music industry is one of the best industry. बहुत क्वालिटी म्यूजिशियंस हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हैं, बहुत अच्छे लोगों के हाथ में हैं म्यूजिशियंस. मुझे तो लगता है कि अगले कुछ सालों में we would be able to touch the sky. लेकिन कोक स्टूडियो की हाइप थी, मतलब स्टार्टिंग के अगर हम कुछ 4-5 सीज़न या 6 सीज़न हम ले लें, रॉयल हयात आए वापस तो एक हाइप बनी थी, मतलब बहुत बहुत अच्छा चला. उसके बाद रॉयल हयात चले गए, छोड़ के चले गए. फिर जब वापस आए रॉयल हयात तो एक बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, मतलब एक जनरल सवाल है मेरा एक एक्सपेक्टेशंस थी कि कोक स्टूडियो मतलब बैक इन 2007 सीज़न 6 जो हमारा फेमस गया था वैसा होगा, लेकिन वो चीज़ शायद मुझे लगता है कि वो चीज़ मिल नहीं पाई. आपका क्या ख्याल है? देखिए मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त काम लगता है कोक स्टूडियो का, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को देख के चल रहे होते हैं. वो म्यूजिशियनशिप भी देख रहे होते हैं, वो आर्टिस्ट प्रोफाइल भी देख रहे होते हैं, वो आजकल की रिक्वायरमेंट भी देख रहे होते हैं, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे होते हैं. तो उनके ऊपर बहुत चीज़ें उनको देखनी पड़ती हैं. फिर क्लाइंट की भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से वो बाउंड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, काफ़ी हद तक. तो मुझे लगता है कि इट्स जस्ट आर अवाम हु इज़ नॉट एक्सेप्टिंग द चेंज. वरना उनका म्यूज़िक ब्रांड न्यू म्यूज़िक है, ब्रांड न्यू आइडियाज़ हैं, ब्रांड न्यू फ्लेवर है, सब कुछ नया है. दैट्स व्हाट एवरीबडी नीड्स. फिर भी हमारी आवाम वो एक माइंडसेट हुआ है, चेंज को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. मतलब यही बात हमने भी कोक स्टूडियो के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो हमने भी यही कहा था कि जो कोक स्टूडियो का माइंडसेट है ना वो चेंज होता है. अब ज़रूरी नहीं है कि PSL की अगर हम बात करें तो PSL 1 जब ट्रैक आया था तो अली ज़फ़र ने किया था तो बहुत अच्छा था, 2 भी बहुत अच्छा था, 3 भी बहुत अच्छा था क्योंकि अली ज़फ़र. 4 में फवाद खान की एंट्री होती है, ठीक है, EP आ जाता वापस, तो वो कहते हैं भाई ये क्या हुआ, फ्लॉप हो गया. सीज़न 5 PSL 5 में भी गाना चेंज हुआ तो आसिम अज़हर की एंट्री हुई थी, आसिम अज़हर आया था और आरिफ लोहार साहब थे. तो मतलब लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया चेंज. लोग कह रहे थे भाई अली ज़फ़र को ही परफॉर्म करना चाहिए, फिर PSL 6 की बात कर लेते हैं, वो भी फ्लॉप गया, यंगस्टर्स आ गए. लेकिन शानी अरशद की अगर हम बात करें, उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया कि यार वो रैप को भी लेकर आए, उन्होंने क्या कहते हैं थोड़ा मतलब आयमा बेग को भी डाला उन्होंने, और थोड़ा सा क्लासिकल पुराना टच भी हाई नोट्स पे नसीब लाल को भी लेकर आए. तो ये चेंजेस हैं, ये लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते? अब ज़रूरी थोड़ी अली ज़फ़र ही नहीं रहेंगे यार हर टाइम तक. अली ज़फ़र क्यों, मतलब चेंजेस तो चाहिए ना यार हमें. तो ये क्यों नहीं, अवाम की क्या परसेप्शन क्या होती है कि भाई एक गाना हिट है तो वो अगला बंदा 100 साल तक वो हिट देगा, कोई चेंज नहीं आ सकता. बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि अली ज़फ़र भाई हाजिर है. अली ज़फ़र ने दोबारा वो सॉन्ग भी निकाला, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम ऊपर आते गए, आर म्यूज़िक एंड आर सॉन्ग्स बिकम बेटर. जैसे मैं अगर वो बोलूँ सीटी बजेगी, उसके बाद जो आया बहुत तैयार हो, बहुत ज़बरदस्त था वो, बहुत हर चीज़ ज़बरदस्त थी. इसके लिरिकली अच्छा था, म्यूज़िकली अच्छा था, अरेंजमेंट अच्छी थी, हर लिहाज से वो अच्छा था. बट वो आवाम पता नहीं क्यों, मैं ख़ुद नहीं समझ पाता अक्सर कि वो चेंज एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती है. कोई भी चेंज एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती. शायद हम इसमें उनको पॉइंट आउट कर सकते हैं मीमर्स को. वो मीमर्स जो हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए तो वो आवाम के अंदर वो माइंडसेट डाल देते हैं कि हाँ कि यार ये चीज़ है. तो फिर क्या होता है, इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ 1-2 बार. मैंने मीम देखी तो मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा यार हाँ यार गाना तो मुझे कुछ खास नहीं लगा, मैंने शेयर कर दी वो मीम ना. लेकिन जब मैंने कमेंट पढ़े तो कमेंट में लोगों ने बोला यार आप वीडियो क्वालिटी देखो, ऑडियो क्वालिटी देखो यार कितनी अच्छी है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, अच्छा रहा, ये है वो है. फिर मैंने वो ट्वीट डिलीट करी, मैंने कहा नहीं चेंज करा. तो मतलब आपके माइंडसेट में डाल देते हैं शायद मीमर्स या हमारे अवाम, भाई इसने ऐसा बोला तो ऐसा ही होगा, चलो हम इसकी बात रख लेते हैं. फिर दूसरे से बंदे से पूछा है, उसने चेंज बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो. तो ये माइंडसेट है मेरे ख्याल से हमारी अवाम में, तभी हम बिल्कुल है. हम कानों के बहुत कच्चे हैं, मैं भी बहुत कच्चा हूँ ऐसे लेकिन हम लोग हैं ये, बिल्कुल हम जो देख लेते हैं उसको फ़ौरन बिलीव कर लेते हैं. और मेरे बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला, मुझे तो लगता है कि यही एक रीज़न है, ये मीमर्स एंड ऑल ऑफ दीज पॉडकास्टर्स एंड ये सब लोगों ने जो ना ब्रेन वॉश कर दिया आवाम का. एफिलिएशन है ना इनकी के, मतलब कहीं ना कहीं आवाम इनको फॉलो कर रही है, तो जो वो बोलते हैं तो वो अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं. एग्जैक्टली ऐसा ही है. अच्छा एक चीज़ मुझे अरीफ भाई समझ नहीं आती कि अभी कश्मीर ऑयल
जो कंपनी है वो ऑयल बेचती है, लेकिन उन्होंने अपना म्यूज़िक प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिया। वो समझ रहे हैं कोक स्टूडियो अगर फेमस हो गया तो शायद वो भी फेमस हो जाएगा। अल्लाह करे हो फेमस। वेलो आया, पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड आया, भाई कोक ने कर लिया तो पेप्सी क्यों पीछे रहा है। तो ये आ रहे हैं और भी छोटे छोटे आ रहे हैं, बिस्कॉनी बेसिकली अगर सुने तो ये स्टेशन आ रहे हैं और कर रहे हैं। अच्छा, मुझे कश्मीर की एक चीज़ समझ नहीं, वो एक्टर्स से क्यों गाने गवा रहे हैं। चलो आप लेकर आ रहे हो प्लेटफॉर्म, अब नेस्ले बेसमेंट नेस्कैफे बेसमेंट जो है बेसिकली, सॉरी नेस्ले बोल रहा हूँ, नेस्कैफे बेसमेंट जो है बेसिकली वो मैंने फिर वो एक वाहिद प्लेटफॉर्म मुझे दिखा है कि उन्होंने सिर्फ यंगस्टर्स पे थोड़ा सी तवज्जो दी, जो नए आने वाले टैलेंट है उनको थोड़ा सा वो लेकर आए आप। लेकिन बाकी सब जो है बस वो पैसे के पीछे। यहाँ ये पैसे कमाने का ज़रिया है या ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए क्या? भाई मुझे तो बिल्कुल, मैं इन चीज़ों से डिसएग्री करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ये काम म्यूजिशियन का है तो लेट म्यूजिशियन डू इट। इसी तरह ये बात है कि आपने कसाई को बोला जाके उसके बाल काटो, शायद वो काट देगा उसके बाल, लेकिन वो कैसे काटेगा, उसका काम नहीं है ये। या शायद वो देखता हो, सुनता हो, देख देख के उसने सीख लिया होगा, अगर वो कटवाता तो वो भी रोज़ है तो उसको आइडिया होगा, लेकिन चीज़ सही नहीं हो पाएगी कभी भी। अदनान सिद्दीकी साहब से गाना भी गवाया और उसके बाद उनको पैसे भी दिए गए कि भाई आप आओ। तो मतलब इससे अच्छा ये नहीं कि एक छोटे से नए आर्टिस्ट जो टैलेंटेड लग रहा हो उसको आगे आप 10-20 हज़ार भी दे देते ना तो खुशी खुशी वो चला एग्जैक्टली आता हो खुशी खुशी। हाँ, और उसकी प्रमोशन भी अलग से हो जाती। तो ये क्या मतलब सिर्फ पैसा बनाने का जरिया है जो सिर्फ पैसा बनाना, सिर्फ पैसा बनाना। मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आया ये क्यों ऐसा किया, क्या था। कुछ उसमें अच्छी आवाज़ें भी थी बट स्टिल आई थिंक ऐसा होना नहीं चाहिए था। या वो कोक स्टूडियो समझ रहे हैं, कोक स्टूडियो अगर फेमस हो गया तो हम लोग भी फेमस हो जाएंगे। अभी बोल चैनल जो है रैप बीट्स शुरू कर रहा है, वो अब पता नहीं क्या क्या लेके चल रहे हैं वो लोग सारे। ऐसे शो होने भी चाहिए, मैं समझता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ऐसे शोज़ होने भी चाहिए जो कि आर्टिस्ट को थोड़ी सी होप मिलती है। शायद मैं जाऊँगा, परफॉर्म करूँगा, लोग सुनेंगे, चैनल पे आऊँगा। लेकिन ये है कि ये फिर जो जजेस होते हैं वो पीछे सारा इनका सेटलमेंट हुई होती है, भाई हाँ इस तरह लेके चलना, उन्होंने सेगमेंट बनाया तो स्क्रिप्टेड होता है। तो क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं कि ये होना, आपने तो कह दिया कि आप एग्री नहीं करते, लेकिन किस लेवल तक होना चाहिए, कहाँ तक होना चाहिए? देखिए नेस्कैफे बेसमेंट की आपने बात करी, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई पर्सनली बिलीव दैट जहाँ वो वहाँ पे जो बंदा है ना, ईच पर्सन डिजर्व्स टू बी देयर। इतने अच्छे म्यूजिशियंस हैं जिनका पता भी नहीं था, और मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट से ज़्यादा बेहतर म्यूजिशियन नेस्कैफे में आपको नज़र आएंगे। म्यूजिशियंस की बात कर रहा हूँ, सिंगर्स की बात कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर जुल्फी भाई हैं, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं उनका। मेरे ख्याल से नेस्कैफे बेसमेंट टाइप की जगह होनी चाहिए। बिस्कॉनी वेलो का मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाया। ठीक है, उनको अगर आर्टिस्ट मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट ही चाहिए तो ठीक है, दैट्स इवन बेटर देन टेकिंग द एक्टर्स इन दिस म्यूज़िक। अच्छा, आर्ट काउंसिल और नापा के बारे में थोड़ा पूछते हैं कि कैसा, मतलब अगर, तो पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि आज से 4-5 साल, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से नापा में हैं और आर्ट काउंसिल के साथ भी आप काम कर चुके हैं, तो आर्टिस्ट की जो है, जो आ रहे हैं सीखने के लिए, वो कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं, क्या मतलब रेशियो क्या रहा है? देखिए आर्टिस्ट जो मैं अपनी क्लास, अपने बैच का भी बताऊं तो हम लोग भी कुछ 80 स्टूडेंट्स थे, बट अभी मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, अगस्त में ख़त्म हो जाएगा, विद इन 3 months। तो अब वी आर 10 ओनली। उसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा हसन भाई, कि लोगों को पता ही नहीं म्यूज़िक है क्या। सिर्फ लोग समझते हैं कि ऊ करके थोड़ा सा हाथ हिला के म्यूज़िक हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी पूरी थ्योरी है, एक प्रोफेशन है। जैसे हम एक डॉक्टर बनने जाते हैं, एक इंजीनियर बनने जाते हैं, ही हैज़ टू स्टडी नर्सरी, देन मैट्रिक, देन इंटरमीडिएट, देन यूनिवर्सिटी, उसके बाद फिर एक्सपीरियंस अलग। 16 years ऑफ एजुकेशन तो मिनिमम चाहिए आपको अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप म्यूज़िक बिना किसी स्टडीज़ के, बिना ये टाइम पीरियड सर्व किए कैसे आप म्यूजिशियन बन सकते हैं? हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट यही है कि वी हैव अ गुड वॉइस सो वी कैन बी द सिंगर, वी कैन बी द रॉक स्टार। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको म्यूजिशियन बनना है तो यू हैव टू लर्न इट, स्टडी इट, उसके पीछे की साइंस क्या है, थ्योरी क्या है। अब जैसे डॉक्टर की एग्जांपल ही दे दूँ मैं, तो वो बुक तो नहीं खोले हुए होते हैं कि इसको क्या दवाई देनी है,
लेकिन उन्होंने पढ़ी तो हैं पढ़ी बुक्स, हुई है, उनको पता तो हमें भी बुक्स पढ़नी पड़ती है। इनफैक्ट हमारे एग्ज़ाम्स भी होते हैं हर सेमेस्टर बाद, हमारे थियोरेटिकल एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रैक्टिकल तो होते हैं। हालांकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड आर्ट एक प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, लेकिन हमारे थियोरेटिकल एग्ज़ाम्स भी होते हैं। और ठीक ठाक अगर मैं कभी मौका मिलेगा तो आपको दिखाऊंगा, इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, 4-5 बुक्स हैं। ज़बरदस्त। तो मतलब हम पूरी ये कह सकते- स्टडीज़ हैं ये। हम ये कह सकते हैं कि आर्ट काउंसिल और नापा जो है बेसिकली सिक्योर प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में जो म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे हैं और आर्टिस्ट बना रहे हैं। मतलब कह सकते हैं हम कि वहाँ पे टीचर्स अच्छे हैं और एजुकेशन लेवल अच्छा है और सिखाया अच्छा जाता है। मेरी जहाँ तक रिसर्च है और अंडरस्टैंडिंग है, नापा इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर अ म्यूजिशियन। क्योंकि अगर वो म्यूजिशियन एज अ प्रोफेशन लेना चाहता है, अगर उसको शौक है, तो फिर गो फॉर सम अदर एकेडमी जो आजकल गली मोहल्लों में खुली हुई लोगों ने, और हायर अ प्राइवेट ट्यूशन। बट इफ़ यू आर कंसिडरिंग म्यूज़िक एज योर करियर, देन नापा इज़ द बेस्ट प्लेस। बट नापा का एक ड्रॉबैक भी है कि वो डिग्री नहीं देते यार। डिग्री तो मेरे ख्याल से म्यूज़िक की पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी दे रही है। पंजाब हाँ, यूनिवर्सिटी। और हमें भी कमिट किया था कि 4 साल का डिप्लोमा मिलेगा। बट हमें अब कह रहे हैं कि आपको 1 साल और पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कोविड आ गया है, आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं है, एंड लेम एक्सक्यूजेस। तो 4 साल में तो मेरे ख्याल से यूँ कह सकते हैं ना कि चलो एक्सेप्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि सबकी एजुकेशन सबकी एजुकेशन है, लेकिन सबको प्रमोट भी किया गया है। और ये क्या, लेकिन अच्छी बात है म्यूज़िक को प्रमोट नहीं किया गया जो लास्ट नहीं, सबको जैसे नेक्स्ट लेवल में प्रमोट कर दिया सबको, पुराना रिजल्ट देख के। तो लेकिन मैं एग्री नहीं करता, प्रमोट नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था, नहीं करना सही है, नहीं करना चाहिए था, ठीक है। बट अब हमें 4 साल के बाद भी, अब 5 साल का हमें सिर्फ डिप्लोमा मिल रहा है। यू सी दिस, 5 साल वी आर स्पेंडिंग, और एवरी डे वी आर गोइंग 5 days अ और वीक। उस डिप्लोमा की इंटरनेशनल कोई वैल्यू कोई वैल्यू नहीं है थोड़ी बहुत है, कहीं कहीं, पूरी दुनिया में नहीं है। और डिप्लोमा तो दुनिया में 2 साल, बहुत ज़्यादा 3 साल। नाउ दे आर आस्किंग फॉर 5 years। और ऐसा नहीं है कि हफ्ते में waste। 1 दिन जाना है, हफ्ते में 5 days जाना है। 3 to 4 hours you spend there, you study there, you practice there, you learn there। So 5 years ठीक है, is डिप्लोमा कर लिया। डिप्लोमा करने के बाद अब कहाँ है म्यूजिशियन, कहाँ खड़ा है? कोई है प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो चलें? आपकी बात तो है, आपने साथ साथ म्यूज़िक टीचिंग भी कर रहे हैं, स्कूल में भी आपने टीचिंग वगैरह करी है, यूनिवर्सिटी में भी करी है, उसके अलावा आपका अपना सेटअप भी है माशाल्लाह से, आप अपने सारा लेके चल रहे हैं म्यूज़िक को, प्रॉपर आपने स्केड्यूल किया हुआ है कि हाँ यार मैंने इतना टाइम इतना क्लासेस को देना है, इतना टाइम अपने इसको देना है, बाकी इतना टाइम स्टडी वगैरह को देना है। तो कहाँ, अगर कोई एक नॉर्मल जैसे मेरे जैसा, मेरे पास स्टूडियो भी नहीं है, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं म्यूजिशियन हूँ, एक मैं लोअर फैमिली से बिलोंग कर रहा हूँ और मैंने आके डिप्लोमा कर लिया। अब डिप्लोमा करने के बाद मैं खड़ा हूँ ना, मेरे पास वो कोई है नहीं, और क्या मतलब कोई है ऐसी जगह कि यार वहाँ जा सकता है, इसका कैरियर बन सकता है, या उसने सीख लिया तो अब क्या करे वो, या मोस्टली लोग यूट्यूब पे आ जाते हैं? मैं आपके सामने, आई कैन गारंटी यू, मेरे सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने म्यूज़िक सीखा हुआ है ना, उनके पास टाइम नहीं है काम करने का। सीरियसली, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो जिनका चेहरा आपने शायद नहीं देखा होगा, जो मेरे दोस्त यार हैं। उनके पास टाइम नहीं है कि हम किसको हाँ बोलें। द रीज़न इतना है, काम है। इतना काम है, Seriously। सीरियस। सिर्फ स्टूडियो की बात नहीं कर रहा, एज अ सिंगर भी बहुत काम है, एज अ म्यूजिशियन भी बहुत काम है, एज अ प्रोड्यूसर भी बहुत काम है। काम इतना है कि आप पॉपुलेशन देख लें, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कराची की, तो आई थिंक काम की मुझे बहुत सारे लोगों को मना करना पड़ता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि म्यूज़िक में स्कोप है? बिल्कुल है, अगर आप म्यूज़िक समझते हैं, म्यूज़िक आता है ना आपको, तो स्कोप काम है। खुद भागता भागता आपके पीछे आएगा। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री हमारी जिस तरह काम कर रही है, खैर अभी फिल्में वगैरह बनना शुरू हुई हैं, ड्रामा में ओएसटी वगैरह चलता था, लेकिन फिल्मों में अराउंड 2 या 3 गाने आ जाते हैं, आइटम सॉन्ग्स भी आ जाते हैं, हम इंडिया को थोड़ा कॉपी करके चल रहे हैं। फिल्में अब कोविड की वजह से बंद हो रही हैं, हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म तो बेसिकली है नहीं, ओटीटी कोई है नहीं हमारे पास कि हम नेटफ्लिक्स में शेयर कर दें अपनी फिल्म या कहीं कर दें, तो वेट कर रहे हैं भाई थिएटर खुलें तो हम फिल्म रिलीज़ करें। तो क्या लगता है कि म्यूजिशियन और म्यूज़िक कंपोजिंग और बैकग्राउंड स्कोरिंग वगैरह कहाँ तक आपको लगता है कि ये चीज़ जो है कहाँ तक जाएगी और किस तरह फिल्म मेकिंग में रहेगा काम? मुझे लगता है कि ये जो हमारी साउंड स्कोरिंग और साउंड डिज़ाइनिंग की इंडस्ट्री है, इस वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। इतने ज़बरदस्त म्यूजिशियंस हमारे पास हैं, इतने ज़बरदस्त स्कोर करना जानते हैं, इतना अच्छा साउंड डिज़ाइन करना चाहते हैं। बॉलीवुड, हॉलीवुड कुछ भी नहीं है हमारे सामने। ऑल दे नीड इज जस्ट बॉलीवुड को टू, कर रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं ऐसा नहीं है, कॉपी जो कर रहे हैं ना, वो लोग कर रहे हैं जिनको, और यूट्यूब पे जो ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं वो उसको कॉपी कर रहे हैं। तो
यूट्यूब पे ज़्यादा ट्यूटोरियल्स आपको इंडियन सॉन्ग्स के ही मिलेंगे, पाकिस्तानी सॉन्ग्स के ट्यूटोरियल कोई बनाता ही नहीं है। तो इसलिए वो जो जिनको म्यूज़िक नहीं आता वही कॉपी कर रहे हैं, वरना मुझे नहीं लगता कि कोई भी कॉपी कर रहा है बॉलीवुड को, कोई नहीं, अच्छा म्यूजिशियन या फिल्म के प्रोड्यूसर। अंदर मैं बात कर रहा हूँ। फिल्म के अंदर मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने फिल्म देखी है पाकिस्तानी, बहुत ज़्यादा हम लोग बॉलीवुड से इंस्पायर होकर शायद फिल्में बना रहे हैं। मतलब मुझे जहाँ तक लगा, जैसे हमने जवानी फिर नहीं आनी वो देखी फिल्म, तो मतलब क्या, Why do you think it's a copy of the Bollywood or we are taking from क्योंकि मैं Bollywood? खुद फिल्म मेकिंग हाँ, पढ़ा हूँ, फिल्म correct. का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं कहीं ना कहीं अपने आप को अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ और मैं जज करूँ तो मैं यही कहूँगा कि हमारी जो फिल्में बन रही है वो कहीं ना कहीं हम इंडिया को कॉपी करें, क्योंकि इंडिया की वो फिल्में ऐसी होती हैं कि वो बिजनेस देती हैं। अगर आपके गाने में आपकी फिल्म में आइटम सॉन्ग होगा या थोड़ा सा ह्यूमर आप डाल देंगे जो कि बेतुका ह्यूमर होगा, तो आपकी फिल्म चल जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, आई एम सॉरी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करूँगा यहाँ पे। आई थिंक इट्स इज़ द अवाम, द ऑडियंस, दे नीड इट। आइटम सॉन्ग, कुछ ह्यूमरिस्ट जोक्स, ये आवाम की नीड बन गई है, क्योंकि हमारी आवाम तो बॉलीवुड भी देखती है, हॉलीवुड भी देखती है और टॉलीवुड भी देखना शुरू हो गई अब तो हर जगह पे ये रिक्वायरमेंट बन गई है अब। मतलब आवाम ये देखना चाहती है, तभी फिल्में भी हमारी इसी तरह इसी तरह की बन रही है, आवाम को पसंद ही है यार। ठीक हो। अच्छा शरीफ भाई, आपका तो माशाल्लाह स्टूडियो है, आपका सेटअप है, तो कभी ऐसा हुआ कि मतलब कोई आया हो, बोलो यार आप मुझे गाना बना दो, ठीक है, और मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, आपकी मतलब जो भी फीस वगैरह आप लेते हैं, चार्ज करते हैं, वो एग्री हो जाता है, तो आप वो अपना बोले भाई मैं गाना सिंगर बनना चाहता हूँ, आप मेरा गाना रिकॉर्ड करें, तो कभी आपने मतलब आप रिकॉर्डिंग पे गया हो और आपका दिल करे मैं क्यों आ गया, तोड़ने का दिल करे, या तो कंप्यूटर को या सेटअप को या उस बंदे को? ऐसा भाई आपने बहुत दिल पे मुझे जो जख्म होता है ना उसको हिला दिया है क्योंकि आपने। हेडफोन लगाए होते हैं ना हेडफोन्स लगाए होते हैं, एकदम लाउड सुनना होता है, तो 99% क्लाइंट्स मेरे ऐसे ही होते हैं जिनको म्यूजिक या गाना या नहीं पता होता, तो बर्दाश्त करना पड़ता है। मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा टास्क होता है कि ब्रेड एंड बटर है ना उनको, हाँ, ब्रेड एंड बटर है, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर है, तो उनको बर्दाश्त करना ही मेरे ख्याल से सबसे बड़ा टास्क होता है एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर के लिए, क्योंकि बेसुरी आवाज़, बेताली आवाज़, फिर एक्सप्रेशन नहीं है, और फिर उनको लगता है कि उनको बहुत कुछ आता भी है, फिर उनके मुंह पे झूठी तारीफ भी करना, झूठी तारीफ भी करनी होती है। वो एक पार्ट ऑफ माई जॉब भी है कि मुझे बकअप करना होता है ताकि मैं और अच्छा उनसे टेक ले सकूं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज़ वेरी 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 टफ, और बहुत दिमाग की दही हो जाती है यार। कभी लगा कि यार एक लाइफ होती है ना, एक टाइम पे यार मैंने गलत फील्ड चूज़ करी, म्यूज़िक नहीं करनी चाहिए थी, शायद मैं वहाँ होता तो ज़्यादा बेहतर होता? नहीं यार, ऐसा नहीं, रिग्रेट नहीं करता मैं। मैंने अपने सारे जब चीज़ें घर वालों को मनाया, अपनी इस डिग्री को मैंने साइड में कर दिया, तो आई थिंक मुझे अब ये कंप्लेन किसी से भी नहीं करनी चाहिए, खुद से तो नहीं एटलीस्ट। मतलब म्यूज़िक की जर्नी आपकी अच्छी जा रही है और आगे मेहनत करूंगा, मुझे पता है मेहनत करूंगा तो आगे कोई जाऊंगा। है आगे चले, मौसीकी स्टेशन तो है अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक बड़े लेवल पे भी जाएगा, ज़रूरी थोड़ी ना घर पे ही करना है, कुछ प्लान किया है कि इसको थोड़ा सा हम अब बड़ा करने का सोचें? हाँ, गोल्स तो बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं। कुछ जैसे जुल्फी भाई के साथ एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर काम करना चाहता हूँ मैं। अपकमिंग गोल जो आने वाला है बहुत जल्द? अपकमिंग गोल्स ये हैं कि अभी कुछ 1-2 एल्बम्स कर रहा हूँ मैं बैंड्स की, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एल्बम्स बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती हैं, तो उसको पूरा प्रोड्यूस मिक्स मास्टर मैंने किया है, तो मुझे उससे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं अभी फ़िलहाल तो। अच्छा, एक पॉइंट था कि एज सिंगिंग आपने अपना करियर स्टार्ट किया था, अब स्विच हो, क्योंकि ब्रांचेस होती है ना म्यूज़िक में भी, ब्रांचेस हैं, आप गिटारिस्ट हो, आप ड्रमर हो, आप म्यूज़िक प्रोड्यूसर हो, आप म्यूज़िक कंपोज़र हो, तो ब्रांचेस हैं, मतलब सिंगर से गिटारिस्ट से फिर आप एज अ टीचर, अब म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं, आप म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं, तो अब क्या मतलब अब सिंगिंग की तरफ, क्योंकि बहुत आउट रहे हैं आप, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से आपके ट्रैक्स वगैरह नहीं आ रहे, जब मैं मुझे याद है स्पार्क्स बैंड था तो कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, भाई को रिकॉर्डिंग करनी है, तो वो चीज़ कम हो गई है, यहाँ बस म्यूज़िक में अच्छा लग रहा है कि भाई म्यूज़िक बनाना है? ये भी बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मुझे ऐसा लगता है कि एक जो वोकलिस्ट है ना, उसको सारे जॉनरास गाने आने चाहिए, और मुझे कुछ ऐसी आवाज़ दी अल्लाह ने कि मैं कुछ स्पेसिफिक जॉनरास गा सकता हूँ।
पॉप गा सकता हूँ, थोड़ा सा रॉक गा सकता हूँ, थोड़ा सा सोलफुल, ये जॉनराज हैं मेरे। मैं बहुत डीप क्लासिकल नहीं गा सकता, मेरे वोकल उस तरह ट्रेंड नहीं, उस तरह गॉड गिफ्टेड नहीं है। तो मुझे फिर स्मार्ट मूव ये लगा कि आई शुड नॉट डू समथिंग इन विच आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। मैं एवरी जॉनर नहीं गा सकता। बट कीज़ जब मुझे मिली तो फिर मुझे फील हुआ कि दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन डू एनीथिंग विद दीज कीज़। तो अब मेरी जो है कीज़ हैं वो, अब मेरा मेजर जो है वो कीज़ है। मतलब बस आपने बैठना है, म्यूजिक बनाना है और उसको शेयर करना है, बस Exactly. गाने से थोड़ा इन आउट चलता रहेगा। थोड़ा बहुत जो मेरा जॉनर का गाना होगा वो मैं गाऊंगा, बट नॉट ऑल ऑफ द सॉन्ग्स। अच्छा, ये अमूमन मैंने अभी हम लोगों ने पॉइंट ऑफ व्यू में हमारा एक अभी रिसेंटली हुआ था, सिंधी म्यूज़िक जो टीचर हैं, कंपोज़र भी हैं और सिंगी गायक भी हैं, हाशिम हुसैन साहब, उनका हमने इंटरव्यू लिया था। तो उनसे हमारी बातचीत हुई थी। तो मोस्टली लोग प्रेफर कर रहे हैं, मतलब हमारी जो इंटीरियर लैंग्वेज है, उर्दू नहीं, बेसिकली सिंधी हो गई, पश्तो हो गई, बलोची हो रही, इनका कहाँ तक आप देख रहे हैं कि ये म्यूज़िक भी होना चाहिए या इसको हमें लेके चलना चाहिए, कि या आपने कभी अपनी लाइफ में इनके साथ एक्सपीरियंस किया हो या काम किया हो? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सिंधी और पंजाबी सिंगर्स हैं, और आई थिंक दे आर फैंटास्टिक। पंजाबी तो ऑलरेडी फेम में है। हाँ। पंजाबी तो इंडिया में पंजाबी म्यूज़िक बहुत चल रहा है, लेकिन बहुत बाकी ज़बानों को इतनी वो हाइप नहीं मिलती। शायद पंजाबी इसलिए कि वो उर्दू से थोड़ा सा रिलेट कर जाती है, इस वजह से है। इस वजह से भी हो सकती है, लेकिन मुझे सिंधी मुझे लगता है कि होनी तो चाहिए। सिंधी और पश्तो ये जो है लैंग्वेज, इसमें सॉन्ग्स होने चाहिए, क्योंकि उधर भी म्यूजिशियंस हैं। मैंने अभी कोई एक हुंजाई ज़बान होती है, मुझे ज़बान का नाम नहीं पता, उनका एक गाना रिकॉर्ड किया है। तो बहुत ही इनक्रेडिबल आर्टिस्ट था वो, हर स्किल थी उस बंदे के पास, एजुकेटेड भी था, गिटार भी बजाता है, सिंगिंग भी करता है, कंपोज भी करता है, रुबाब भी बजाता है। तो मुझे लगता है कि होना चाहिए बिल्कुल, इनको ज़रा थोड़ा सा और हाईलाइट करके आगे लाना चाहिए। हाँ, हम लोग को तो समझ नहीं आती। मैंने जो गाना बनाया मुझे नहीं समझ आया क्या उसमें लिरिक्स थी, अनलेस अंटिल ही टॉट मी व्हाट आर द लेकिन वो अच्छा लग रहा था मीनिंग्स। सुनने हाँ, में, लेकिन क्योंकि वो आप एज अ नॉन व्हाट वुड आई से, मतलब नॉन आपको म्यूजिशियन ज़ुबान आपको नहीं, समझ आएगा, मज़ा आएगा, फील ज़ुबान आप आएगा। नहीं भी समझ रहे, नहीं आ लेकिन रही, फिर भी you'll आपको enjoy फील the आ रही feel, है, yeah. एंजॉय, आप उस म्यूजिक की फील से समझ रहे हो कि यार वो सैड है या वो प्यार भरी दास्तान सुना रहा है या वो कुछ कर रहा है, तो ऐसा मतलब ही आप है। सुन रहे होते हो। अच्छा, जो आप, एक सवाल है, मतलब आप ऑडियंस को बताएं जो म्यूज़िक करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो अमूमन अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो म्यूज़िक को परस्यू करते हैं कि भाई म्यूज़िक ही सब कुछ है, हम बन जाएंगे, मतलब अपने आप को फन्ने खां समझ जाते हैं। हम भी समझते थे जब हम फिल्म मेकिंग में आए थे, भाई आज हम फिल्म बनाएंगे हॉलीवुड लेवल की, लेकिन नहीं बना सके, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। तो अमूमन ऐसा होता है। तो डिग्री होना ज़रूरी है कि आप अपना बैकअप प्लान लेके चलो, म्यूज़िक भी करो लेकिन बैकअप प्लान भी लेके चलो? देखिए, मेरे फादर ने तो मुझे बैकअप प्लान दिया है, हैव अ मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स। बट मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट इंटर आप करें, लेकिन उसके बाद अगर आपको म्यूजिशियन बनना है ना, तो म्यूजिशियन नहीं बने, पहले उसको समझें, उसको सीखें, उसको स्टडी करें, और उसके बाद फिर बिल्कुल आप कर सकते हैं। पढ़ाई इंटर तक करें और उसके बाद आप म्यूज़िक पढ़ें। नहीं, बहुत से लोगों को लगता है कि मैं गा सकता हूँ, लेकिन उनको शायद मेरे हिसाब से लगता है कि वो नहीं गा सकते। ऐसा भी होता है ना, तो वो उसकी चक्कर में अपनी लाइफ ज़ाया कर देते हैं, या वो नशों में पड़ जाते हैं कि भाई नशा होगा तो म्यूज़िक होगा। ये एक बड़ा मतलब चलता है कि भाई चर्च चलेगी, मतलब चर्च होगी तो मैं गाऊंगा अच्छा। ये तो रैप में भी ऐसा चलता है, तो ऐसा है, कभी होता है, मतलब आपको कभी हुआ इस तरह? आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दिस। मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ एक बहाना है म्यूज़िक ना करने का। मुझे आज तक कभी मुझे याद नहीं कि मैंने कोई चीज़ ऐसी ली हो और मैंने म्यूज़िक बनाया हो। मैं बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ बैठता हूँ सुबह, अच्छा म्यूज़िक बनता है। मुझे किसी नशे की ज़रूरत नहीं है म्यूज़िक बनाने के लिए, कि उसका ये वो लोग एक्सक्यूज़ देते हैं जिनको म्यूज़िक आता ही नहीं, जिनको समझ नहीं आ रहा। बिकॉज जब वो अपने या वो सेंसेस लूज़ confidence नहीं करते होते। हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है उनमें, ये सेंसेस जब वो लूज़ करते हैं तो वो फिर कुछ अलग एक्सपेरिमेंटल कुछ निकालते हैं, जिसमें से कभी कभी अच्छा भी निकल आता है। बट आई टोटली डिसएग्री, यू डोंट नीड एनीथिंग टू क्रिएट गुड म्यूजिक। अच्छा, कभी थोड़ा सा मतलब जॉन म्यूज़िक तो काफ़ी जॉनर है उसमें, मतलब आप अगर चले जाएं पॉप, रॉक, क्लासिकल टाइप में आपका म्यूज़िक है, और अगर रैप इंडस्ट्री की बात करें, रैप से काफ़ी कम आपका मतलब रहा है, डर लगता है कि मेन स्ट्रीम पे आ गई है?
डर लगता है और खुशी भी होती है कि वाकई अब जब मैं रैप, अभी मैंने कुछ गाने बनाए हैं रैप के, तो मुझे बहुत मज़ा आने लगा। रैप इंडस्ट्री, मुझे शुरू में बहुत ऐसा लगता था कि वी जस्ट नीड दिस मच कीबोर्ड फॉर मेकिंग द म्यूज़िक, बट वो इतने कीबोर्ड में ही बन जाता है, लेकिन बहुत वर्सेटैलिटी आप उसमें दिखा सकते हैं, बहुत मज़े का है उसमें भी बहुत एक अलग ही चार्म है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे बनाते हुए। और उसमें भी बहुत टेक्निकलिटी सीखने को मिली मुझे, बहुत ज़बरदस्त ईजी है रैप का म्यूजिक बनाना या नॉर्मली मुश्किल है, टफ जॉब है? देखिए, ये अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो ईजी है क्योंकि मैंने तो बहुत सिम्फनीज सीखी हैं, उसमें हारमोनीज होती हैं, ये होता है। अब इस रैप में क्या है, एक बीट है, एक बेस लाइन है 808 है, एंड एक मेलोडी लाइन है, दैट्स इट। अच्छा, रैप इंडस्ट्री को हाइप मिल रही है, मतलब ये क्या वजह है, मतलब क्यों इतना मेन स्ट्रीम पे आके? बल्कि मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैं भी रैप इंडस्ट्री से काफ़ी मेरा ताल्लुक रहा है, ठीक है, और मैं काफ़ी टाइम से फॉलो भी करता हुआ आ रहा हूँ। मैं तो बिल्कुल पसंद कर रहा हूँ कि भाई मेन स्ट्रीम पे बैठी हुई है आजकल। PSL में भी रैपर्स हैं, फिल्मों में भी आ रहे हैं, और बड़े बड़े जियो चैनल पे भी हमारे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं। तो क्या मतलब क्या ख्याल है कि मतलब क्यों इतनी हाइप मिल रही है? शायद लोगों का टेस्ट चेंज हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि रैप करने के लिए आपको इतनी ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं। नॉलेज की ज़रूरत नहीं। अच्छा, मेहनत तो है, मेहनत तो है। नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, यानी यू जस्ट राइट। और मेरे ख्याल से राइटिंग इज़ समथिंग दैट एवरीबडी, इफ़ ही पुशेस हिम और लेकिन मैं हरसेल्फ, वो डिसएग्री करूंगा इस लिख बात लेता है कुछ ना कुछ। मेरा पॉइंट डिसएग्री क्या करूंगा। आप क्या कहते आप हैं? कह रहे हैं नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। उस तरह की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है जिस तरह की एक बेसिक म्यूजिकल मेलोडी सॉन्ग के लिए ज़रूरत होती है। ठीक है। उस तरह की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली आपको रिथम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पिच की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये तो है। लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि ये दो चीज़ें जिन्होंने आपको शायद गॉड गिफ्टेड भी मिल जाए। दूसरी 90% लोगों में तो होती है, वो रिदम फॉलो कर लेते हैं। नॉन म्यूजिशियंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो सुन के आदत बन जाती है। तो उसमें एक ये चीज़ है, बस राइटिंग एक ऐसी चीज़ है, और एक्सप्रेशंस, वो मुझे लगता है कि वो आप बाय द टाइम एक्सपीरियंस के साथ आप क्योंकि राइटिंग बहुत ज़रूरी है कर रैप लेते हो। इंडस्ट्री में और रैपर्स के लिए। लिरिक्स, क्योंकि हमारे एक गाने के अंदर, इवन अगर हम रॉक की या पॉप की बात करें तो उसमें इतने लिरिक्स नहीं होते। वो लिमिटेड लिरिक्स में आप खेल सकते हो, आप पूरा गाना बना सकते हो। लेकिन रैप के लिए आपको पूरी पूरी किताब लिखनी पड़ती है, पूरी पूरी गज़ल होती है, पूरी पूरी पोइट्री होती है, शायरी होती है। तो आपको तो राइटिंग स्किल आपको होने चाहिए, राइटिंग स्किल्स होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। जाते जाते अरीफ भाई एक सवाल पूछते हैं कि हमारा बेसिकली टॉपिक था बैंड कल्चर के हवाले से, लेकिन हमने इधर उधर की ज़्यादा बातें कर ली क्योंकि वो बातें करते हैं, डिस्कशन होती है तो फिर बातें निकल जाती हैं। अच्छा, बैंड कल्चर को कहाँ देखते हैं आप? कि अब आने वाले टाइम में जो है सोलो परफॉर्मेंसेस आएंगे या सोलो आर्टिस्ट आएंगे या बैंड कल्चर आएगा? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये इनिशिएट सिर्फ पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड ने किया कि भाई बैंड्स होने चाहिए और वो लोग प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कहाँ देखते हैं कि बैंड्स होने चाहिए या आएंगे या टूटेंगे, या क्या ख्याल है? मतलब किस लेवल तक? लेकिन आपने एक बात पहले भी कह चुके हैं कि माइंड सेट मिलना चाहिए, आपको शादी करनी पड़ेगी बैंड के लिए। हाँ। इसके अलावा और अगर मैं पहले आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि मुझे लगता है कि अगर परस्यू कर रहे हैं तो परस्यू एज अ सोलो आर्टिस्ट। उसकी रीजनिंग मैं आपको देता हूँ कि बैंड में फिर वही है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होंगी, और आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि यू हायर पीपल। अब मुझे अगर एक बैंड साउंड चाहिए तो आई हायर पीपल, मैं उसको पे करता हूँ, गिटारिस्ट को, ही प्लेस फॉर मी, ड्रामर को प्ले करता हूँ, ही प्लेस फॉर मी, एंड आई कीप माई नेम ऑन द फ्रंट। यानी कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अब बैंड कल्चर आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएगा? अब मैं आपका इस सवाल का जवाब देता हूँ। मुझे लगता है तो नहीं है कि ख़त्म होगा, क्योंकि जब आप बैंड के साथ जब जैम कर रहे होते हो तो जो वो म्यूज़िक क्रिएट होता है, वो एनर्जी होती है, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड होते हैं, वो आप अकेले बैठ के कभी बना ही नहीं सकते। तो बैंड होने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी भी है एक तरीके से। मैं दो अलग अलग बातें कर रहा हूँ। बैंड होना बहुत ज़रूरी है, आपकी लर्निंग, आपकी, क्योंकि हम लोग सीख रहे होते हैं एक दूसरे से। अब अगर आप भी म्यूजिशियन है तो आपका एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस मिल के काम कर रहा है, तो दैट कैन क्रिएट मैजिक। तो करें भी और नहीं भी मतलब आप शादी कर भी लें, नहीं भी करें करोगे तब भी फंसोगे, नहीं करोगे तब भी फंसोगे। ज़रूरत है एक दूसरी जरूरत है। मतलब यानी कि आप ये कह सकते हैं, मेरा जहाँ तक मैं समझाऊँ, कि बैंड कल्चर से आप अपना करियर स्टार्ट करो,
उसके बाद आप सोलो हो जाओ। हाँ, जो मैंने किया है वो करें। चलें यार, वाइंड अप करते हैं। अरीफ भाई बहुत बहुत मज़ा आया और बड़ा अच्छा इंटरव्यू रहा, ठीक है। और जाते जाते मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि अगर आप मौसीकी स्टेशन से कांटेक्ट करना चाहते हो तो लिंक नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अरीफ भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं। अगर आप अपना गाना बनाना चाहते हैं, किसी किस्म का आप अपनी कुछ भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इनसे कांटेक्ट करें। इनसे सजेशन भी ले सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सजेशन भी दे देंगे कि भाई आप म्यूजिशियन बन सकते हैं या नहीं बन सकते। विजिट करें। और हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो मैं हूँ एहसन अजीज़ और हमारे साथ मौजूद थे अरीफ खान। और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू। बाय बाय।